बात करने के लिए मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान एआईएमआईएम के अध्यक्ष लोकसभा सांसद भी हैं असदुद्दीन ओवैसी भी जुड़ गए हैं। अब ओवैसी साहब, ये क्या एक शगल हो गया है कि बात बात पर हिंदू मुसलमान हो जाए। सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आती है तो आप हल्ला काट देते हैं कि भाई जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसमें हमारी आपत्तियां जो थी, हमारे संशोधन वो तो डिलीट कर दिए गए, वो जोड़े ही नहीं गए। अब गृह मंत्री ने साफ तो कर दिया, नहीं संलग्न किया जाएगा, एनेक्सियर्स में वो हिस्सा होंगे। तो ये हिंदू मुसलमान का सिलसिला थमेगा कि नहीं थमेगा? देखिए, जेट जॉइंट वर्किंग कमेटी में मुझे एज ए मेंबर अपने फाइनल रिपोर्ट के ऊपर डिसेंट नोट देने का मेरे को इख्तियार है। कॉल एंड शकदर आप पढ़ लीजिए। जब हम डिसेंट नोट देते हैं तो चेयरमैन ने अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल करते हुए हमारे जो मेन पॉइंट्स थे उसको रीडैक्ट कर दिया। और रूल्स ऑफ पार्लियामेंट ये कहते हैं कि अगर किसी डिसेंट नोट को चेयरमैन उसको रीडैक्ट कर रहे हैं तो वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करें, ना तो मेंबर्स को इन्फॉर्म करे और ना ही वो अपने रूल्स का सही अपने प्रेरोगेटिव का सही इस्तेमाल करे। उसके खिलाफ तमाम नॉन बीजेपी एमपीज जाकर स्पीकर से मिले। लोकसभा के स्पीकर साहब ने इमीडिएटली सेक्रेटरी जनरल को बुलाया और कहा कि देखो, अगर रूल प्रोविजन के तहत ये किया गया तो ठीक है, वरना इन तमाम को शामिल करो एमपीज के। उसके बाद हमारे 80% जो हमारे डिसेंट नोट को जो रीडैक्ट किया गया था उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये हमारा राइट है ना। अब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट में चेयरमैन साहब ने और बीजेपी के एनडीए अलायंस ने लिख दिया कि जो ट्राइबल लैंड होगी उसको वक्फ डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भाई ये तो आप आर्टिकल 25 का वायलेशन है। अब आप बताइए सर, आज की तारीख में भारत की पार्लियामेंट में लक्षद्वीप का जो मुस्लिम एमपी है और लद्दाख का जो मुस्लिम एमपी है वो ट्राइबल है और मुसलमान है। तो आप कैसे उससे ये राइट छीन रहे हैं कि वो अपनी मस्जिद नहीं बनाएगा, अपनी मस्जिद को जमीन नहीं देगा? तो ऐसे कई गलतियां उस ड्राफ्ट उस फाइनल रिपोर्ट में अब तो उन्हें शामिल कर लिया गया है ना। आपका डिसेंट नोट अब शामिल हो गया। अब आपने दबाव बनाया, वो बात आपकी ठीक है, और रूल्स का हवाला दिया। अब उन्हें जब जोड़ लिया गया है तो समस्या अब खत्म क्या? ये तो सरकार का अख्तियार है ना। अगर जिसके पास बहुमत है वो कानून बना सकता है, वो किसी विधेयक को कानून की शक्ल में उसे पास करा सकता है। ये तो सरकार का, किसी भी सरकार का अख्तियार होता है ना ओवैसी साहब। नहीं, आप संविधान को अगर कचरे की कुंडी में डालकर कानून बनाना चाह रहे हो तो बना लीजिए, आपका राइट है। मगर अगर आप संविधान के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करके आप कोई कानून बनाना चाह रहे तो हम तो उसकी मुखालिफत करेंगे, हम तो अपोज करेंगे और पुकार कर कहेंगे कि आपने इस कानून के ज़रिए डे लाइट मर्डर आप कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ का। ना सिर्फ संविधान का आप कमज़ोर कर रहे हैं बल्कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज़ का अमेंडमेंट करके उसका मर्डर कर रहे हैं। तो हमारा राइट है और हमारे पास पूरे दलील और दलाइल है। हम संविधान को सामने रखकर बताने को तैयार है। और मेरे 129 पेज की रिपोर्ट में मैंने पूरा लिखा उन चीज़ों को। अब सरकार अगर संविधान को कचरे की कुंडी में डालकर वक्फ प्रॉपर्टीज का डेलाइट मर्डर करना चाहती है तो फिर वो करे, हम तो उसका अपोज करें। मैं 2-3 प्रमुख बिंदुओं पर ज्यादा डिटेलिंग में जाए बिना बड़े सरल तरीके से कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा और आप भी समझाइए ताकि देश को भी समझ में आए। इसमें बहुत ज्यादा रायता भी फैला हुआ है। क्या वक्फ बोर्ड के पास ऐसी ताकत नहीं है आज की तारीख में कि वो जिस प्रॉपर्टी को, जिस भी जायदाद को कह दे ये वक्फ की मिल्कियत है तो वो मान लिया जाएगा? अब उसमें संशोधन अगर सरकार कर रही है तो गलत क्या है? ये मैं सवाल किस लिए पूछ रहा हूं, सितंबर 2024 में सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने उसी पार्लियामेंट्री पैनल जिसके आप हिस्सा भी थे उसे बताया कि 200 से ज्यादा दिल्ली में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो दरअसल 2 केंद्रीय सरकार की एजेंसियों के अभी कंट्रोल में है, मातहत में है, लेकिन उनको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया वक्फ बोर्ड ने। अब क्या दादागिरी चलेगी वक्फ बोर्ड की? नहीं, दादागिरी नहीं चलेगी। जब आप किरेन रिजिजू का स्पीच उठाकर सुन लीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि सच्चर कमेटी का हवाला दिया। हम तमाम मेंबर्स ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को कोट करके कहा
कि सच्चर कमेटी ने कहा कि ये तमाम प्रॉपर्टीज जो दिल्ली का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको 123 प्रॉपर्टीज के नाम से मशहूर है, सच्चर ने कहा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, सरकार के गैर जरूरी कब्जे में है और 2008 में उसकी लागत 3000 करोड़ रुपये है। अब आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि पार्लियामेंट के सामने जो मस्जिद है, जिसके इमाम एक रामपुर के एमपी भी हैं, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड उनको अपॉइंट करी है, सरकार कहती हमारी प्रॉपर्टी है। मस्जिद के सरकार की प्रॉपर्टी हो गया, बताइए हमको। 123 प्रॉपर्टीज। अच्छा, और एक बात बता रहा हूं, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने लेटर लिखा, कई कमिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट के बने और उसके बाद यह तय हुआ कि इन प्रॉपर्टीज को वक्फ को दिया जाए। उसके बाद कोई विश्व हिंदू परिषद के लोग दिल्ली हाई कोर्ट चले गए, स्टे पे वो चलता रहा, लीगल प्रोसीडिंग चल रहे हैं, मगर फैक्ट ये है कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो सरकार के कब्जे में है। अब सरकार क्या कर रही है, इस बिल में कलेक्टर को ये पावर दे रही है कि जहां पर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का झगड़ा होगा वो तय करेगा। अब कौन सा कलेक्टर सरकार के खिलाफ देगा जजमेंट, बताइए। और कौन सी दुनिया का कानून ये कहता है कि जो जज होगा वही फैसला, माने जो उसका, कैसे कोई अपने मामले में जज होगा? ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। यही तो हमारा मुद्दा है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात भी कर रहे हैं, जो आपको संविधान ने, हमारे आईन ने अधिकार दिए हैं, उनका हवाला भी दे रहे हैं। पर मुझे एक चीज बताइए, मैं बिल्कुल सरल तरीके से ये चीजें समझना चाह रहा हूं, दर्शक भी समझ जाएं, यही मेरी कोशिश है। भाई वक्फ बोर्ड, ये इतनी ताकत उसे क्यों दे दी जाए? फिर तो कोई सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। फिर तो जितने मंदिर चल रहे हैं हिंदुओं के धार्मिक स्थल, उनका भी वो जिसे कह दे वो उसकी मिल्कियत हो जाए, वो उसकी जागीर या संपत्ति हो जाए। फिर तो ये हिंदुओं को भी हक मिलना चाहिए। नहीं, ये देखिए, ये एक झूठ बीजेपी की तरफ से फैलाया गया है। झूठ की मिशनरी जो है वो बीजेपी के पास है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं पार्लियामेंट में नमाज पढ़ता हूं, जब वक्त मिला मेरे को वहीं पढ़ लेता हूं या मस्जिद में जाता हूं, तो क्या मेरी हो जाएगी मस्जिद के नमाज पढ़ा मैं बोल के? अगर मैं पार्लियामेंट बैठ के अपने फोन से कुरान पढ़ लूं तो मैं बोलूं कि मेरी हो गई? ये कौन कह रहा है? बताइए, प्रोविजन बताइए, एक एग्जाम्पल बताइए कि जहां पर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हम हाथ रख दिए हमारी हो गई। ऐसा नहीं होता है। पर वक्फ बोर्ड अगर कह दे ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उससे कोर्ट में भी उसको चैलेंज या चुनौती नहीं दी जा सकती। ये तो आज की तारीख में कानूनी प्रावधान है ना। सब झूठ है। देखिए, आप एक बात समझिए, अगर जो कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी किसी स्टेट गवर्नमेंट में बताई जाती है तो वो सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है। सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट वक्फ बोर्ड नहीं करता, सरकार करती है। सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी एक गजेट नोटिफिकेशन इशू करता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। और दूसरी बात ये कि कोर्ट को नहीं जा सकते, सब बकवास है, झूठ है। आप वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद, एनजीटी के ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद, रेलवेज क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल के बाद आप हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालते हैं। कौन रोक रहा है आपको कोर्ट में जाने से? ये सब झूठ बात कही आ जाइए। आर्टिकल 226 और 136 देख लीजिए ना, सब झूठ फैला रही बीजेपी, बकवास बोल रही है कि नहीं कोर्ट को नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम भी आए और महिलाओं को भी शामिल किया जाए, मुस्लिम महिलाओं को, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? समाज के हर तबके का अगर प्रतिनिधित्व हो तो उसमें क्या परेशानी? सबसे पहली बात जो बीजेपी फिर से झूठी साबित हो रही है, 1995 का एक्ट जब बनाया गया था उसमें महिलाओं का प्रोविजन है। जितने इस कमेटी के मिनट्स उठाकर देख लीजिए आप, जो जेडब्ल्यूसी बनाई गई है, स्टेट से जितने वक्फ के कमेटीज आए उसमें महिला बैठी भी थी। हम पूछते थे बताओ ये कैसे बने तुम महिला, तो बोले सर प्रोविजन है। हम बीजेपी के मेंबर से पूछते थे बताओ फिर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो खामोश होते थे। 95 के एक्ट में महिला को बनाने का प्रोविजन है। दूसरी बात, एक सुप्रीम कोर्ट का मशहूर केस है श्री शिरूर मठ, वो ये कहता है कि रेगुलेशन के नाम पर आप किसी धर्म के नाम पर, जब मंदिर का कमेटी है, क्या उसमें आप मुसलमान को डाल देंगे, क्रिश्चियन को डाल देंगे? नहीं डाल सकते। ये शिरूर मठ का केस कहता है, आर्टिकल 26 का वायलेशन है। अच्छा, अगर ये बात सच है तो फिर काशी विश्वनाथ बोर्ड में डालिए ना किसी गैर हिंदू को।
अगर ये बात सच है, तो सरकार कह रही है, तो फिर आप डालिए तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्रा में, ओडिशा में, बिहार के एंडोमेंट बोर्ड में डालिए ना किसी नॉन हिंदू को। बिहार के एंडोमेंट बोर्ड में तो सिख भी नहीं बन सकता मेंबर उसका। बोध गया में सिर्फ बुद्धिस्ट और हिंदू बन सकता है। भाई जब वहां पर नहीं बन सकता है तो यहां पर कैसे बन सकता, हमको बताइए। हमको जो प्रोविजन है, जो तमाम हिंदू धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को, सिख को है, वो आर्टिकल 26 की वजह से है। आप कैसे किसी का राइट छीन लेंगे, फंडामेंटल राइट। मेरा मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गवर्न मैं करूंगा, कोई और को आके कैसे गवर्न करेगा उसको। आप चुनौती भी दे रहे हैं, ताल भी ठोक रहे हैं, लेकिन एक तरह से ये भी बात स्वीकार रहे हैं कि अब ये फे और कंप्लाई है, अब कोई भी रोक नहीं सकता वक्फ संशोधन विधेयक को कानून बनने में। और इसीलिए आप ललकारते भी हैं नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, चिराग पासवान को, कहते हैं कि भैया देखो मुसलमान इस देश का आपको माफ नहीं करने वाला है। आप भी राजनीति कर रहे हैं यहां पर। मैं राजनीति नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 3 नेताओं की पार्टी के जो मेंबर है ना, इन्होंने छोटे छोटे अमेंडमेंट दिए थे जॉइंट वर्किंग कमेटी में। उनको बीजेपी ने उनको फोर्स करके, प्रेशराइज करके हम अपने अमेंडमेंट्स वापस लेने लगा लिए। और ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और पासवान साहब, भाई आज बीजेपी है, आज हनीमून आपका चल रहा है, कल तो हनीमून नहीं रहेगा ना। एवरी डे इज नॉट अ संडे। कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आएगी। जब क्या करेंगे आप तो बड़ा बड़ा बटोर के मुस्लिम वोट लिए। और वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के लिए एक फॉर्म ऑफ वर्शिप है, हमारे लिए इबादत है। वो क्यों बीजेपी के एजेंडे को लेकर आ रहे हैं, क्यों हिंदुत्व को इंपोज कर रहे हैं देश में। वो तो बोले थे ना कि नहीं एनडीए की सरकार है, अगर एनडीए की सरकार है तो फिर बीजेपी अपना एजेंडा कैसे ला रही है वक्फ बिल के कानून में। हम इसका अपोज करेंगे, जनता के दरमियान में जाएंगे, अदालत में भी जाएंगे, हमारा राइट है। आप कैसे मेरी मस्जिद को छीन लेंगे, कैसे एनडीए का हनीमून चल रहा है, ये नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, अभी हनीमून पीरियड है। आपका हनीमून किसके साथ चल रहा है ओवैसी साहब? आप तो तलाक की मुद्रा में रहते हैं। इंडिया गठबंधन की भाई साथ आए, वो इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा नहीं है। सर मैं तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूं। मुझे किसी की ना हनी की जरूरत है, ना किसी के मून की जरूरत है। मैं जहां हूं खुश हूं, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ते रहूंगा। अब जिसको सत्ता की नगरियों में, गलियों में घूमना है वो घूमे, मगर कोई तो देयर मस्ट बी समवन टू फाइट अ गुड फाइट। तो वो लामबंदी चाहिए ना। विपक्ष एक सुर में बोलता दिखे, कांग्रेस भी मुखालफत कर रही है, आप भी कर रहे हैं, पर आप साथ आते नहीं। पतंग आपका चुनावी चिन्ह है, पर आप डोर काटते घूमते हैं। आपने डोर काटी ना दिल्ली में, मैं उदाहरण ही दूं, मुस्तफाबाद में आपने मोहम्मद ताहिर हुसैन को खड़ा कर दिया, वो लेकर आते हैं 33,474 वोट। मोहन सिंह बिष्ट 85,000 वोट के साथ जीत जाते हैं। अदील अहमद खान आम आदमी पार्टी वाले को मिलते हैं 67,000 वोट। दोनों जुड़ जाते, जो जुड़ने थे, अगर आप मैदान में ना होते तो वहां से आम आदमी पार्टी जीतती। आपकी पतंग तो डोर काट रही है विपक्षी एकता की। एक काम कर दीजिए, एक काम कर दीजिए ना, आप लोग सब मिलकर, आप लोग तो सनातन धर्म के हैं, आप सब लोग मिलकर कानून बना दीजिए कि कोई मुसलमान नेता इलेक्शन लड़ेगा नहीं। आप बना दीजिए कानून, आप ही लड़ लीजिए इलेक्शन। 70 में से 2 लड़ता हूं और आप इस तरह का वाहियात सवाल करते हैं। तो 68 पर किसने हराया? केजरीवाल कैसे हार गया? क्या केजरीवाल मुस्तफाबाद गया? नहीं गया। क्या केजरीवाल ओकला गया? नहीं गया। क्या केजरीवाल जितने मुस्लिम एमएलए जीते हैं आम आदमी के, गया? नहीं गया। क्या केजरीवाल ने तबलीगी जमात के खिलाफ लिखकर एफआईआर नहीं दर्ज करवाया? सुपर स्प्रेडर नहीं कहा? ये कौन सी इंसाफ की बात आप लोग करते हैं सनातन धर्म के होते हुए कि मैं नहीं लड़ सकता हूं? क्यों नहीं लड़ूंगा? भारत का संविधान मुझे इजाजत देता है, मैं लड़ूंगा इलेक्शन। मगर दो तो लड़ने में ही ओवैसी साहब वही बटेंगे तो कटेंगे। सुनिए, बोलिए। अरे सुनिए ना, सुन तो लीजिए ना। बीजेपी को कितने सीट आए बताइए? 48 आए ना जी, 48 आए ना। तो चलिए, मैं तो 2 लड़ा, अब जिम्मेदारी किस पे डालेंगे आप? हम पे क्यों? यही तो कम्युनलिज्म है, यही तो नफरत है मुसलमानों से कि तुम्हारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है।
जो लड़के हार रहे हैं 70 सीट, हाँ, जो 10-10 साल से सत्ता में है और ओखला में पीने का पानी नहीं पिला सकते, मुस्तफाबाद को कचरे का अंबार लगा दिया, वहां पर नहीं बोलेंगे। देखिए, मैं सिटीजन विथ राइट्स बनना चाह रहा हूं, मैं वोटर बनना नहीं चाह रहा हूं। सिटीजन विथ राइट्स अगर मैं बनूंगा तो मुझे हर चीज पर मिलेगी। यह क्या बात हुई कि मुसलमान नहीं लड़ेगा? मुसलमान लड़ेगा। और कौन सा गुनाह किया? नहीं, बिल्कुल लड़िए, बिल्कुल लड़िए, पर आप मेरे सवाल का मर्म नहीं समझ पाए। ओवैसी साहब, मैं पूछ रहा हूं, बटेंगे तो कटेंगे, ये बीजेपी ने नारा दिया, वो 80-20 अपना हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे थे, पर ये दरअसल लागू आप पर हो रहा है क्या? विपक्षी गठबंधन पर, जिसके हिस्सा आप है नहीं, इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है पर विपक्ष में हैं, आप बटे हुए हैं और इसीलिए कट रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए, कौन कट रहा है? किसका घर टूट रहा है? किसकी मॉब लिंचिंग हो रही है? किसकी मां बहनों को रेप की धमकी दी जाती है? किसको जेनोसाइड की बातें दी जाती हैं? इंडिया अलायंस के किसी नॉन मुस्लिम लीडर को बोला जाता है बात? ये आप पूछ लीजिए उन लोगों से। और ये हमको साथ लेना चाह रहे नहीं लेना चाह रहे, उनको फैसला करना चाहिए। मुझे लिव इन रिलेशनशिप तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि 6 महीने पहले दोनों पार्टीज मिलकर, यानी मफलर और दूसरी पार्टी मिलकर पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। ये कौन सा लिव इन पॉलिटिकल रिलेशनशिप है कि 6 महीने के बाद तुम दोनों में सेपरेशन नहीं बल्कि तलाक हो जाता है? ये मजाक नहीं है तो क्या है बताइए आप? देश की जनता नहीं देख रहे इन चीजों को कि 6 महीने पहले तुम गले लपेट कर एक दूसरे के गालों पर पप्पियां लेकर, हाथे ऐसे उठा कर, गला फाड़ कर बोल रहे थे। अब क्या हुआ? अब सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है। वही तो मेरा सवाल था। आपस में ऐसे लड़ेंगे, जूतम पहजार होगी तो इंडिया की नैया पार कैसे होगी? विपक्ष की नैया पार कैसे होगी? अब देखिए ना, जिनको मुख्यमंत्री बनना है, जिनको प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, वो उनको सोचना चाहिए। मगर आप लड़ेंगे 70 सीट और हार जाएंगे, दोनों हार जाते हैं। मगर आप देखें, आप मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, मगर क्या किसी सो कॉल्ड सेक्युलर लिबरल इंटेलेक्चुअल, मैं चुनाव के नतीजे देख रहा था, किसी के मुंह में जबान नहीं खुल रही थी कि मुंह में ऐसा दिख रहा है दही जम गई है, अरे इन्होंने वोट काट दिया, इनके काट। मगर कौन बोल रहा था? नहीं, ओवैसी 2 लड़ा इसलिए 1 सीट हार गए। अमा यार, 70 सीट जो लड़े, कौन लड़े? तुम्हारे बड़े अब्बू लड़े क्या एक दुखद पहलू ये भी हो गया नहीं बोलेंगे ओवैसी साहब, एक दुखद पहलू क्या अब इसमें यह हो गया है कि आप बीजेपी वो 80-20 कर रही है, उसे मुस्लिम वोट की जरूरत ही नहीं। विपक्ष को मुस्लिम वोट की भी जरूरत है, पर खुलकर मुसलमानों की अब पैरवी करना दरअसल चुनावी नुकसान ज्यादा देता दिखाई देता है, इसलिए सब चुप्पी साधने लगे हैं। तो 18%, 17-18% जनसंख्या इस देश की आज की तारीख में राजनीतिक रूप पर अनाथ होती दिख रही है। क्या यह कड़वी हकीकत हो गई है आज की राजनीति की? बिल्कुल, ये कड़वी हकीकत है, मगर मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। आप भारत के 19 करोड़ जनता को कहेंगे कि तुम गूंगे बन जाओ? 2 फर्क महसूस करिए सर, एक वोटर होता है, एक सिटीजन विद राइट्स होता है। सिटीजन विद राइट्स अगर होता है तो उसके इश्यूज होते हैं, उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी हिस्सेदारी की बात होती है। अगर आप इनको वोटर बना के रखना चाह रहे तो सिर्फ इनका काम यह है कि पोलिंग के दिन उठो, वोट डाल दो और घर में आके सो जाओ। मैं इस तरह की मुर्दार जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं भारत का पहले दर्जे का नागरिक हूं, मैं सिटीजन विद राइट्स हूं। मुस्लिम मतदाताओं की, मुस्लिम आबादी की इस सूरत हाल के लिए विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है, या विपक्ष की भी जिम्मेदारी है? सत्ता पक्ष की बात अभी छोड़ देते हैं। अनाथ अबोध हालत में जो अपने आप को महसूस करता है। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। आज लफ्ज मुसलमान बोलने के लिए डरता है विपक्ष। मैं आपको बता रहा हूं, केजरीवाल कभी ओखला जाकर कैंपेन नहीं किया, कभी मुस्तफाबाद जाकर कैंपेन नहीं किया, कभी मिठिया महल नहीं गया, कभी चांदनी चौक नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसको मालूम इनको सिर्फ डराओ, इनको वोटर बना दिए हैं, दिमाग में डाल दिए मुसलमानों की तुम वोटर हो।
आप सिटीजन राइट्स नहीं है, ये डालेंगे डर के नाम पे डालेंगे, खौफ के नाम पे डालेंगे, अपने हिस्सेदारी को, अपने सिविक एमिनिटीज को, पीने के पानी के मसले को, कचरे को, सुपर स्प्रेडर को, तबलीगी जमात के लोगों को जेल में डालना सब भूल जाएंगे लोग। यही तो प्रोसेस बन चुका है और इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो ये तो आप लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, उसमें और यकीन पैदा कर रहे हैं। आप इस बात पर भड़कते भी हैं, पर आपने लिव इन रिलेशन की बात की आम आदमी पार्टी कांग्रेस को लेकर। आपका बीजेपी से रिश्ता क्या कहलाता है? आप लड़ाई भी लड़ रहे हैं पर कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ देते भी दिख जाते हैं, ये आप पर लगातार आरोप लगता है। ये मेरा आखिरी सवाल है। सर, मेरी गाड़ी के ऊपर 2022 में टोल गेट के ऊपर 6 गोलियां चली। ये अल्लाह का करम था, दुआ थी नेक लोगों की, मेरी माँ की, और नेक लोग बच गया मैं। अब कैसा रिश्ता बोलेंगे उसको आप? जब वो जो मुझ पर गोलियां चलाई उनको बेल हुई तो बीजेपी के लोग जाकर उनको फूल पिनाते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं। तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए ना इल्जाम लगाने वालों को। अच्छा, मैं कौन सी सीटें लड़ रहा हूं जहां पे बीजेपी जीत रही है? 240 बीजेपी जीती, किसके वजह जीती पार्लियामेंट सीटें बताइए? महाराष्ट्र बीजेपी जीत जाती, हरियाणा तो हम लड़े नहीं, कैसे जीत गए बीजेपी? दिल्ली में 2 सीट लड़े, कैसे जीत गए बीजेपी? मेरे ये सवालात का इनके पास जवाब नहीं है। ये तमाम के तमाम लोग कमजोर हैं। उर्दू का एक वर्ड है मुखन्निस हैं ये लोग। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए वो मुझे गाली देते, गाली दो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा लड़ूंगा, मेरा राइट है। मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं और मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी। तो असदुद्दीन ओवैसी हर बात का जवाब देते हुए आक्रामक भी दिखाई दिए और कुछ बातों को लेकर नाराजगी भी और शंकाएं भी जाहिर की।